हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना जो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। क्योंकि 24 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। 2025 बोर्ड एग्जाम आपका 24 फरवरी से स्टार्ट है और पहला पेपर ही है हिंदी विषय का, जैसा कि हर साल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय के इस वायरल मॉडल पेपर का मैं पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। पूरा पेपर हल कराऊंगा, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर, किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डालना है, कैसे क्या लिखना है, सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा। 70 में 70 का स्कोर आप आसानी से नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रियल बात है। आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। और जब आप 70 में 70 का आप टारगेट रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस स्कोर को पा सकते हैं। मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा, किसी भी तरह के भ्रम में आपको नहीं रखना है मुझे। तो ये जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये भी बिल्कुल सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग कोड याद कर लेना 801 HG। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक आप सभी जानते हैं 70 अंकों का रहेगा। नोट के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। 15 मिनट आपको किस लिए मिलेंगे? पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो निर्देश हैं या नोट्स हैं, इन्हें आपको जरूर पढ़ना है और इसी के अनुसार आपको बोर्ड में पेपर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए आप लोग OMR शीट का नमूना। यदि आपने पहले प्रश्न के अंतर्गत ए वाला ऑप्शन भर दिया, सही विकल्प बी वाला था, तो अब ना तो आप इसको काट सकते हैं, ना ही इसमें आप इरेजर लगा सकते हैं और ना ही आपको यहाँ पर व्हाइटनर का प्रयोग करना, कुछ नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है निर्देश के द्वारा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखेंगे अगला निर्देश क्या है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है या 2 नंबर का या 4 नंबर का या 5 या 6 या 7 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। प्रथम प्रश्न से यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला है खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, यानी उस पर आप समय नष्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का होगा खंड आ। अब यहाँ पर पहला प्रश्न, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखना है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार,
आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जिनको आपको याद करना है। चिंतामणि, विचार वीथी, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है बहुविकल्पी में, और रस मीमांसा, रस मीमांसा, ये 3 रचनाएं आप इनकी जरूर याद कर लेना। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए, चिंतामणि के लेखक कौन हैं, या विचार वीथी के लेखक कौन हैं, या रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र अगला प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा है जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है? तो यहाँ पर है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है, और यह रचना किस विधा पर आधारित है? तो रेखा चित्र विधा पर आधारित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। कोणार्क रचनाकार के कोणार्क रचनाकार हैं, यानी कोणार्क के रचनाकार हैं। यहाँ पर के होगा, यानी ये जो कोणार्क है यह किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जगदीश चंद्र होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं सही कर रहा हूँ, जगदीश चंद्र माथुर होगा। अब ये सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 4 है। चलो चांद पर चलें। प्रश्न क्या है? चलो चांद पर चलें। यह जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं या लेखक कौन हैं। आप लोग ध्यान दें, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है प्रश्न, मैं क्लियर करा दूं। चलो चांद पर चलें हैं किसकी रचना है? तो यह है जयप्रकाश भारती जी की रचना। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तूफानों के बीच। आप लोग ध्यान दें, रचना है किस विधा की रचना है? तो तूफानों के बीच यहाँ पर क्या कहानी है, या उपन्यास, या एकांकी, या फिर रिपोर्टाज? तो मेरे प्यारे बच्चों, तूफानों के बीच यह किस विधा पर आधारित रचना है? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, रिपोर्टाज विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत केशव दास, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आप लोग ध्यान दें, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास मेरे प्यारे बच्चों किस काल के कवि हैं? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, केशव दास रीति काल के कवि हैं। मेरे प्यारे बच्चों, केशव दास जी की रचना का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, रामचंद्रिका। प्रश्न आता है कि रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। और रसिक प्रिया, आप लोग ध्यान दें, एक और इनकी रचना है जिसका नाम है रसिक प्रिया। ये रचना भी केशव दास जी की ही रचना है। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है साकेत, और मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के लेखक हैं। साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि राष्ट्र कवि की उपाधि से किस कवि को सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतेंदु युग की समयावधि। यह प्रश्न में लिखा होता कालावधि क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारतेंदु युग की समयावधि या कालावधि क्या है? सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। और भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर,
सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा नहीं लिखी गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ये रचना है कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन है, कामायनी। ये किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? तो इनमें से कौन से कवि हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं यहाँ पर घनानंद। मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद। इनकी रचना का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, सुजान रसखान। ये रचना घनानंद जी की है, यानी घनानंद जी की है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन दीते। यहाँ पर कौन सा रस है? प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है, आपको रस बताना है कि यहाँ पर कौन सा रस है। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस है या करुण रस या रौद्र रस या वीर रस? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। क्योंकि प्रश्न आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर उत्साह। आप लोग याद जरूर कर लेना, और वीडियो को स्किप करने से पहले आप ये सोचकर स्किप कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। तो वीडियो स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो देखें। यदि आप 70 में 70 का टारगेट लेकर चलते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर प्रश्न, जिसका आंसर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। इसका उत्तर आप बताएंगे। ज्यों आँखिनु सब देखिए, आंख न देखी जाहि। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको बताना है, क्या उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, दिए गए उदाहरण में कौन सा जो है अलंकार है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। एक चीज और याद कर लेना आप लोग, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यदि इस तरह से प्रश्न आता है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, तो उत्तर हो जाएगा 13 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सुगम शब्द में यहाँ पर गम क्या है? मूल शब्द है। गम है मूल शब्द। अब इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? सु जुड़ा हुआ है। अब ये क्या बन गया? सुगम हो गया। क्या हो गया? सुगम हो गया। अब सुगम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? यहाँ पर जो सु यहाँ पर लिखा है, यही तो उपसर्ग है। क्योंकि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। गम का अर्थ क्या होता है? गम का अर्थ आप सभी जानते हैं, दुख होता है। किसी को किसी चीज का गम है, दुख है। अब यहाँ पर सुगम हो गया, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया? आसान। सुगम का अर्थ क्या हो गया? आसान हो गया। यानी इसका जो है अर्थ क्या हो गया? बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
नवरत्न में समास है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला होगा और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा हो, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन है जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, भू, धरा, वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है, प्रसून, ये क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह पुष्प यानी फूल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? फूल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो त्वाम शब्द में क्या द्वितीया विभक्ति बहुवचन है या चतुर्थी विभक्ति एकवचन है या मेरे प्यारे बच्चों षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या तृतीया विभक्ति एकवचन है? तो त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? यहाँ पर द्वितीया विभक्ति एकवचन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक वचन होगा, यहाँ पर एक वचन है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर होगा बी वाला ऑप्शन, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 8 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता की प्रधानता होती है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पर ये तीनों विकल्प क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह एक पद कहलाते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह एक पद कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर, विकारी पद कहलाते हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में आप लोग ध्यान दें, वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आप देखेंगे 50 अंकों के प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान दें, जो वृद्ध हो गए हैं, ये पहला गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। कैसे लिखना है, कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है बोर्ड परीक्षा में, सारी चीजें मैं एक एक चीज आपको क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। जब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गद्यांश किस पाठ का है और लेखक कौन है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित। गद्यांश का यानी उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल, यहाँ पर उज्जवल होगा, जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों यानी जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए अतीत यानी जो बीता हुआ समय है वो उज्जवल होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो चलिए पहला प्रश्न मैंने पढ़ लिया है पहले ही। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को?
सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डालेंगे, फिर जो भी गद्यांश आप हल कर रहे हैं उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द आप नीले पेन से नहीं लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वृद्ध हो गए हैं। अब इसके बाद डैश 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 यानी यहाँ तक आप डैश का निशान लगाएंगे। लास्ट के शब्द क्या हैं, यहाँ पर सुधारों का काल बना रहता है, लास्ट के शब्द काले पेन से लिख देंगे, काल बना रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। प्रस्तुत गद्यांश जो आप देख पा रहे हैं काले से लिखा हुआ है, यानी प्रिंट है, आप काले से लिखेंगे, जो नीले से लिखा है वो आप नीले से लिखेंगे जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से रहेगा कि गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं, पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं नामक निबंध से अवतरित है। अब ये हो गया इसका संदर्भ। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी क्या लिखूं पाठ का, तो संदर्भ सेम यही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश का रेखांकित अंश आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्या है गद्यांश का रेखांकित अंश। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तो चलिए इसकी बिल्कुल आसान से व्याख्या आप समझिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। बख्शी जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो युवावस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां अत्यंत ही सुखद जान पड़ती हैं। बिल्कुल सत्य बात है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको बचपन याद आता है तो बचपन की यादें बहुत प्रसन्नता प्रदान करती हैं हम सभी को। बचपन ही सबसे अच्छा था, बचपन में ना तो किसी की टेंशन थी, ना किसी भी चीज की फिक्र थी, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां अत्यंत ही सुखद जान पड़ती हैं, इसलिए वह अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत में वर्तमान में घसीट कर लाना चाहते हैं। युवकों की अभिलाषा रहती है कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर लें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश का है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप समझिएगा। यहाँ पर वर्तमान काल को सुधारों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। ये हो गया इसका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न अथवा में भी एक गद्यांश है। अब इस गद्यांश को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। वैसे तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक ही गद्यांश हल करना है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों गद्यांश और दोनों पद्यांश, चाहे ये हिंदी खंड के हों या संस्कृत खंड के हों, दोनों हल कराऊंगा क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पर गद्यांश है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसार रूपी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करता था। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे मतलब, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से, रसेल जो था रसेल के मतानुसार शायद वह नेपोलियन से स्पर्धा करता था, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से क्या स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर तो बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी? चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश क्या है, क्योंकि पहला प्रश्न आप यहाँ पर ध्यान दें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला तो ये प्रश्न है। अब आपको करना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं ईर्ष्या का संबंध, डैश 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 का निशान लगाते जाइएगा। लास्ट के शब्द क्या हैं? कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब बारी आती है संदर्भ की। तो संदर्भ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर रेखांकित अंश है क्या इस गद्यांश का? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। चलिए इसकी जो है व्याख्या आप लोग यहाँ पर समझें, रेखांकित अंश की व्याख्या। दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। कोई अत्यधिक यहाँ पर धनी व्यक्ति किसी कंगाल के ईर्ष्या का पात्र नहीं बनता। यह बात ईर्ष्या के पक्ष में क्या है? ईर्ष्या के पक्ष में आती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता या स्पर्धा से ही मनुष्य का विकास होता है। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है? प्रस्तुत जो है यहाँ पर जो गद्यांश है, इसका उत्तर तीसरा वाला क्या हो जाएगा? प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है? विकास है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि है 2 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों, मेरे पाए पिराई, जो न पत्याया ही पूछ बल दावही, अपनी सौह दिवाई। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है इस पद्यांश का, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख लेंगे। जैसा कि इस पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? यहाँ पर मैया हो न चरई हो गाई। लास्ट के शब्द इस तरह से डैश डैश का निशान लगा देना, चाहे आप स्केल रखकर इस तरह से डैश का निशान लगा दीजिएगा। मारत ताहि रिंगाई, तो आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शुरुआत के शब्द हैं और लास्ट के शब्द लिख दिए गए हैं। इसके बाद संदर्भ आपको हेडिंग डालना है। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ भी नहीं समझ पाए होंगे, बिल्कुल क्लियर करा दूं कि यहाँ पर काले पेन से क्या लिखना है, नीले पेन से क्या लिखना है। तो काले पेन से जो आपको काला दिख रहा है, काली इंक से प्रिंट है, तो आप काले से लिखेंगे। जो नीले से लिखा हुआ है, आप नीले पेन से लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग भी आपको लिखना है। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि अब क्या होगा?
अब गाय चराने के लिए वह नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझे से ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ाते दौड़ाते मेरे पाँव यानी दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बलराम जी, यहाँ पर जो बलराम जी हैं, उनसे आप अपनी सौगंध देकर पूछ लेना। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है इस पद्यांश का। बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री कृष्ण जी गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि सभी ग्वाले उन्हें दौड़ाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी एक और पद्यांश है। ये भी इम्पोर्टेंट पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें दीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा यदि आप कर रहे हैं तो इस तरह से हेडिंग डाल देना है 2 अथवा। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द आप काले पेन से लिखेंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला की, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप। फिर डैश का निशान लगाते जाएं या आप स्केल से निशान लगा दें। लास्ट के शब्द हैं जावें दीर अनेक। इसके बाद है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत काव्य यहाँ पर होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखना है आपको। के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका संदर्भ। अब पद्यांश का आपको प्रसंग भी लिखना होगा, तो प्रसंग आप हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या होगा प्रसंग? इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बताऊंगा, पूरे पद्यांश की व्याख्या। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यहाँ पर व्याख्या क्या होगी कि कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हे प्रभु, पुष्प क्या कहता है कि हे प्रभु, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि मैं प्रेमियों के को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, नहीं ना ही मेरी, यहाँ पर ना ही होगा,
मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। भाव यह है या भाव ये है कि किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। फूल उन वीरों के चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है इस पद्यांश का। उपर्युक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? पुष्प जो है देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि किसी देव कन्या के आभूषण में गुथने की, महामहिम सम्राटों के शवों पर चढ़ने की। पुष्प इस प्रकार के सम्मान को व्यर्थ और निरर्थक मानता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा तो आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है इसको पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जो है कैसे हल करना है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक इव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न मतावलंबिनम, यहाँ पर होगा विभिन्न मतावलंबिनम विविधये नमाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 3। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे आप, फिर लास्ट के शब्द लिख देंगे, फिर यहाँ पर संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। प्रस्तुत गद्यांश जो है यानी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वाराणसी नहीं है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो यहाँ पर गद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, प्रसंग यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन है। अब हिंदी अनुवाद आपको कैसे करना है? हिंदी अनुवाद क्या होगा? विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी एक और गद्यांश, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है क्या? प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा, यदि आप अथवा कर रहे हैं तो। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखा जाएगा, लास्ट के शब्दों को लिखा जाएगा। चलिए संदर्भ ध्यान दें आप लोग। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रसंग क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस अवतरण में वाराणसी में गंगा के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा पाकर या देखकर इसकी बहुत क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दोनों गद्यांश हल करके बता दिए।
अब बारी आती है प्रश्न संख्या 4, जो कि इस प्रकार से है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। चलिए इसको कैसे हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4, जो भी आप श्लोक हल करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके शुरुआत के शब्दों को लिख देना है और उसके लास्ट के शब्दों को लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, बंधनम मरणम वापि जयो। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मरणम मंगलम यत्र, ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए आप मैनेज कर लीजिएगा। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम सा काशी के नियते, ये था श्लोक। तो यहाँ पर श्लोक मिसप्रिंट है, लेकिन बाकी चीजें क्लियर हैं। चलिए सबसे पहले संदर्भ समझते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है, वाराणसी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग जो है अच्छे से लिखेंगे। प्रसंग क्या होगा इस श्लोक में, वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसंग के बाद हिंदी अनुवाद की तरफ। जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर तापमान क्या होता है, यानी जहां शरीर पर तापमान नहीं, भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्थात उसकी जो है समता किससे की जा सकती है, तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब बारी आती है दूसरा वाला श्लोक, यहाँ पर है, सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। सार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कक्षा 10 के प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब बारी आती है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4, अथवा जिसमें आपको कौन सा कलर का हिंदी अनुवाद पसंद है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है दूसरा वाला पद्यांश, सार्थ प्रवस्तो मित्रम, लास्ट में मित्र मरिष्यतः। तो इसका श्लोक का ये जो है संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बारी आती है हिंदी अनुवाद की। तो हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। धन परदेश में रहने वाले का मित्र है, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, और दान करने वाले का मित्र होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है आप सभी को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो खंड काव्य होगा, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और 3 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिया गया, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दिया गया नहीं, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों ही जीवन परिचय आप तैयार कर लो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर संक्षिप्त परिचय क्या होगा इस साइड में आपको लिखेंगे
संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पर जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। अब यहाँ पर ध्यान दें, ऊपर से चलिए ध्यान दीजिएगा। जन्म स्थान क्या था? जन्म कहाँ हुआ? अगोना नामक गांव में हुआ था, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। चलिए, पिता का नाम इनके क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा इन्होंने एमए इंटरमीडिएट तक प्राप्त की और भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। कृतियां चिंतामणि, विचारवीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे इनका जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उसको भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यहाँ पर ध्यान दें, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पद पर हो गई। अब बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर क्या करते रहे? इसी पद पर जो है मेरे प्यारे बच्चों रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। कब? सन 1941 ईस्वी में। चलिए आप लोग ध्यान दें, इनका जो है रचना का नाम चिंतामणि। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर ध्यान दें, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दें। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप लोग ध्यान दें कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, यहाँ पर बिहारी लाल जी का संक्षिप्त परिचय आप लोग ध्यान दीजिएगा। जन्म हुआ था सन 1603 ईस्वी में और मृत्यु कब हो गई थी? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सन 1663 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या था? बसुआ गोविंदपुर। पिता का नाम इनके केशव राय चौबे था। आश्रयदाता जिसके दरबार में बिहारी लाल जी रहते थे, राजा जय सिंह। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे शिक्षा ग्वालियर में और रचना बिहारी सतसई, भाषा इनकी एकमात्र भाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस वाले यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ से आपको अंदर जाना है और अंदर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप अच्छे से समझते चलें। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। यह मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा, जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, को ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। मेरे प्यारे बच्चों आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका जीवन परिचय आगे क्या हो जाएगा। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में यह अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां के से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए।
आगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकाव्य का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे। और इन दोहों के बदौलत ही बिहारी लाल को रीतिकाल का महान कवि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए। प्रश्नोत्तर संख्या 8 आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 8, पहले प्रश्न आप पढ़ें। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। तो भूमि गुरुतरम किम अस्ति, यानी भूमि से बढ़कर कौन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 8 का माता भूमि गुरुतरम अस्ति। और दूसरा यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, चंद्रशेखर एकः क्रांति प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चासीत। और अगले का उत्तर भी आप लोग ध्यान दें, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। ये हो गया। आप जो है देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कैसे लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो इन सभी विषयों पर आप निबंध तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, नई शिक्षा नीति और नारी सशक्तिकरण। इन सभी विषयों पर आपको निबंध अच्छे से तैयार कर लेना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट निबंध को बताता हूं। यहां पर ध्यान दें आप लोग, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान कैसे और किस तरह से लिखना है आपको इस निबंध को। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है 9। फिर इसके बाद जो भी आप निबंध लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि पहला वाला बताऊंगा, लेकिन ये वाला निबंध बताने जा रहा हूँ आप सभी को। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध कैसे लिखना है आप लोगों को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध लिखने से पहले रूपरेखा आपको हेडिंग डाल देना है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना पहली हेडिंग रहेगी, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य और स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप और स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और उपसंहार। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लें। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है। तो माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग क्या है? स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। चलिए इसका जो है कैसे सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है आपको। स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास संभव भी है। ऐसा इसलिए क्यों किया गया है? क्योंकि प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है, यदि वह वहां पर देश के हित में, अपने जो है हित में काम करे तो देश उन्नति भी करेगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, अगला जो है हेडिंग स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर अच्छे से समझिएगा। स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को सुरक्षित पहुंचाए रखना किसानों का क्या है? यहाँ पर किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश को आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं में लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम है का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य होते हैं, लेकिन उद्देश्य का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? उपसंहार। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण नहीं रखना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। और यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत का स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए, तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 10 है। अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा, आप देख सकते हो। अथवा में प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो मैं आपको इसी को लिखकर बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं A का छात्र हूं। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूं। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं, यानी मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव से न पढ़ सका तो मेरा भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा।
आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, यानी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य और लड़कियाँ क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और यहाँ पर नाम आपको डालना नहीं है, का खा गा इस तरह से, और कक्षा डाल देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। इस पेपर को आप तैयार करके जाओ। 24 फरवरी को 70 में 70 फोड़ के आओ हिंदी विषय के पेपर में। जय हिंद।